गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने अब तक प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट, उसका ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एफडब्ल्यू टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ को हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टूडेंट्स आपको बताएंगे फेउल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेउल थे एक जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के दिए थे। उनका कहना था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन मेरे 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है उसकी सारी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट की सॉल्व हो जाएंगी। बात भी सही है। तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं, पहले देख लें कि ये फेउल थे कौन। स्टूडेंट्स, एक हेनरी फेउल जो थे ये 1925 में 1841 में इनका जन्म हुआ और 1925 में ये एक्सपायर हो गए थे। एक्चुअली ये ग्रेजुएट थे एक माइनिंग एकेडमी से। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए माइनिंग एकेडमी, ठीक है, 1860 में, और उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ था, ठीक है। और उन्होंने जब ये ग्रेजुएट हुए उसके बाद माइनिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और उन्होंने वहां पर बहुत सारी तरीके की लेबर प्रॉब्लम्स और डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स देखी। तब उन्होंने अपने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बनाए और वो 14 प्रिंसिपल्स ही आज वर्ल्ड वाइड पढ़ाए जाते हैं। तो देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स क्या थे कि एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, यानी मैनेजमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो नंबर 1 उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया दैट वाज डिवीजन ऑफ वर्क। उनका कहना था कि सबसे पहले एज पर स्पेशलाइजेशन अपने वर्क को डिवाइड करो, यानी जैसे जैसे आपके पास में स्किल्ड वर्कर हैं आप उनके हिसाब से, या जो भी मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से आप पहले वर्क को डिवाइड करें। उससे क्या होगा कि आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यानी कोई अगर एक्सपर्ट है तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कोई भी काम उठा के दे दोगे। देखिए, मान लीजिए आपने एक ग्रेजुएट पढ़े लिखे आदमी को अपने अकाउंट्स का काम दे दिया, फाइनेंस का काम दे दिया, वो उसको अच्छे से कर सकता है। एक आपने इंजीनियर को टेक्निकल का वर्क दे दिया, वो उसको अच्छे से कर सकता है। कहीं ऐसा ना होगा आपने इंजीनियर को फाइनेंस का काम दे दिया और जो अकाउंट्स में ग्रेजुएट है उसको आपने टेक्निकल वर्क दे दिया, तो दोनों लोग अपने अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वर्क को डिवाइड करना है उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपके वर्कर्स के पास में स्पेशलाइजेशन है। The work is divided into small task job. A trained specialist who is competent is required to perform each job. Thus, division of work leads to specialization. According to Fayol, the intent of division of work is to produce more and better work for the same effort. Specialization is the most efficient way to use human efforts. ठीक है, आपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड कर दिया। अभी वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको उन लोगों को, देखिए ये ना जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये एक सीक्वेंस में है, आपको उन्हें अथॉरिटी देनी होगी और उनको रेस्पॉन्सिबल बनाना होगा। स्टूडेंट्स, आपने काम देने के बाद उनको काम करने के लिए फ्री हैंड भी देना है, यानी उनको अथॉरिटी देनी है। जब तक आप अथॉरिटी नहीं देंगे तो आप किसी को रेस्पॉन्सिबल भी नहीं बना सकते। अथॉरिटी देने का मतलब है आप उसको रेस्पॉन्सिबल बना पाएंगे, यानी आपने कहा कि भाई ये मैं पावर दे रहा हूं, अब काम मुझे चाहिए, अगर नहीं हुआ तो आप जिम्मेदार। लेकिन बिना अथॉरिटी के आप कहेंगे कि आप जिम्मेदार, हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू फेउल, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन obedience, and responsibility is the corollary of authority. The two types of authority are official authority, which is the authority to command, and personal authority, which is the authority of the individual manager. ठीक है, authority is both formal and informal. Manager require authority commensurate with their responsibility. स्टूडेंट्स, जब भी अथॉरिटी होगी ये जरूरी नहीं है कि अथॉरिटी फॉर्मल वे में भी दी जाए, इनफॉर्मल वे में भी, यानी कैजुअली वर्बली भी अथॉरिटीज दी जा सकती हैं। और जब तक आप किसी को अथॉरिटी नहीं देंगे आप उसको रेस्पॉन्सिबल उस काम के लिए नहीं बना सकते, ठीक है। तो सेकंड हो गया आपका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड आते हैं डिसिप्लिन। जहां अथॉरिटी दी जाती है वहां पर एक प्रॉब्लम और सामने खड़ी हो जाती है इनडिसिप्लिन की, क्योंकि जैसे आपने अथॉरिटी दी, पावर्स दी किसी को, और पावर्स देने के बाद में पावर्स का मिसयूज भी शुरू हो सकता है, हो जाता है। तो ऐसे में आपको डिसिप्लिन
मेंटेन करना होगा। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन भी और डिसिप्लिन दूसरों के लिए भी, यानी खुद भी डिसिप्लिन में रहना होगा और अपने वर्कर्स के लिए भी एक डिसिप्लिन में एक पैरामीटर, कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने होंगे जिस पर आप अपने वर्कर्स को चेक करेंगे, यानी उनको भी आपको एनकरेज करना होगा कि वो लोग भी डिसिप्लिन में रहें। थर्ड इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, आपने उनको डिसिप्लिन के लिए भी कहा कि भाई डिसिप्लिन में रहो। अब बात आती है यूनिटी ऑफ कमांड की। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर है और उसके ऊपर 3 to 4 बॉसेस होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और मान लीजिए वो आकर के कहता है कि भाई मेरे काम को करो। एक बॉस कह के चला गया, थोड़ी देर बाद दूसरा बॉस आया, इस काम को छोड़ो, इस काम को करो। फिर वो छोड़ के चला गया, थर्ड बॉस आ गया, बोला इस काम को छोड़ो, पहले मेरा काम करो। तो ऐसे ऐसे कभी वर्कर पजल हो जाते हैं, यानी कि जो कमांडिंग अथॉरिटी है वो केवल एक होनी चाहिए। अब बेचारा जो वर्कर है उसके लिए तो सारे लोग बॉस हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा है। काम तो वो कर रहा है, करना भी चाहता है, लेकिन वो खुद कंफ्यूज है कि किसका कहना माने और किसका कहना ना माने। तो ऐसी कंडीशन में कमांड केवल एक ही आदमी से या एक ही बॉस से आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. If an employee gets order from 2 superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. The principle of unity of command states that each participants in a formal organization should receive order from and be responsible to only one superior. Unity of command कहता है कि कमांड एक ही, यानी कि ऑर्डर एक ही आदमी से मिलने चाहिए और वो उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक से ज्यादा लोग उसको ऑर्डर ना दें, क्योंकि अदरवाइज फिर वो किसी का भी काम नहीं कर पाएगा, वो खुद पजल हो जाएगा। तो एक तो था आपका यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड था कि एक ही आदमी से यानी एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए, ऐसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जितने भी यूनिट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उन सबका एक ही एम, एक ही टारगेट होना चाहिए, डिफरेंट टारगेट्स पे वो वर्क ना करें। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। जितने भी यूनिट्स हैं उनका, जिसमें यूनिट है उसमें सब लोग वर्कर, जो लोग वर्क कर रहे हैं, उनका एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए जिसको वो लोग फॉलो करें, यानी कि अलग अलग तरीके के प्लान्स को वहां पर फॉलो ना किया जाए और उनके टारगेट्स अलग अलग ना हो। याद रखिए, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन बॉस, एक ही बॉस डायरेक्शन और ऑर्डर दे, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जो भी आपके टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक ही होनी चाहिए, यानी एक ही डायरेक्शन में काम करना है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी स्टेप में या जिस भी लेवल पे मैनेजर्स या वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल हो या लोअर हो, वहां पर किसी भी ग्रुप को या लेवल को अपने लिए काम नहीं करना है। ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचना है, केवल जनरल इंटरेस्ट यानी सबके बारे में सोचना है। कहीं ऐसा ना हो कि केवल मैनेजर प्रॉफिट के बारे में ही सोचता चला जा रहा है। मान लीजिए मैनेजर को ऑर्डर मिला के आप अपनी प्रॉफिट को या इंक्रीज करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट को इंक्रीज करने के बारे में कहीं ऐसा ना हो कि वर्कर्स के साथ में कुछ गलती हो रही हो, या वर्कर्स को ह्यूमिलेट किया जा रहा हो, या उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो। हाँ, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, यानी जो भी इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह पर वो जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने केवल ये 5 आपके 6 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। इसके बाद के प्रिंसिपल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।